नमस्ते। चलिए आज आयुर्वेद की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और जानते हैं एक बहुत ही खास चीज के बारे में, मुक्ता भस्म। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक कीमती पत्थर जैसे कि एक मोती एक दवा बन जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड ब्रांच रस शास्त्र की तरफ ले जाता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं ये समझकर कि आखिर ये रत्न से बनी दवा मतलब मुक्ता भस्म है क्या चीज। तो मुक्ता भस्म असल में एक आयुर्वेदिक औषधि है। अब इसमें होता क्या है कि शुद्ध किए हुए मोती को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसे एक बहुत ही बारीक मतलब माइक्रो फाइन पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। और इस पाउडर में औषधीय गुण होते हैं। तो ये बस मोती को पीसना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पूरा कायाकल्प। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि भाई इसे बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें डलता क्या क्या है। और इसके जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं ना, उन्हें याद रखने का एक बड़ा ही खूबसूरत तरीका है। बस एक बार आंखें बंद करके सोचिए कि 100 गुलाब की पंखुड़ियों का एक बिस्तर है और उस पर एक बिल्कुल शुद्ध मोती रखा हुआ है। और देखिए यहाँ भी वही बात है, दो मुख्य चीजें। एक है शुद्ध मोती जिसे कहते हैं शुद्ध मुक्ता, और दूसरी है शतपत्रिका यानी गुलाब जल। बस सिर्फ ये दो ही चीजें। पर हाँ, जो बनाने की प्रक्रिया है वो इतनी सीधी नहीं है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये बनता कैसे है। और यहीं पर हमें प्राचीन कीमिया या कह लें एल्केमी का असली जादू देखने को मिलता है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये मोती को पाउडर में बदलने का एक बहुत ही खास तरीका है। अच्छा, तो ये कोई एक दो स्टेप का काम नहीं है। सबसे पहले शुद्ध मोती को गुलाब जल के साथ एक पूरे दिन तक पीसा जाता है, जिसे मर्दन कहते हैं। फिर जो पेस्ट बनता है ना, उसकी पतली पतली चपटी सी टिकिया बना लेते हैं, जिन्हें चक्रिका कहते हैं। फिर इन चक्रिकाओं को धूप में एकदम अच्छी तरह सुखाया जाता है। और फिर आता है सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल स्टेप। इन सूखी टिकियों को मिट्टी के एक बर्तन में सील करके 3 बार गजपुट दिया जाता है। अब ये गजपुट एक बहुत ही पुरानी तकनीक है, जिसमें एक कंट्रोल्ड हीट पर इसे पकाया जाता है, जो इसके पूरे गुण ही बदल देता है। और ये सारा ज्ञान कहीं सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों से आता है। अभी जो दिख रहा है ये रसतरंगिणी ग्रंथ का मूल श्लोक है, जहाँ ये पूरी विधि बताई गई है। इससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी प्रामाणिक है। ठीक है, तो भस्म तो तैयार हो गई। अब सवाल उठता है कि भाई पारंपरिक तौर पर इसका इस्तेमाल होता कैसे है और क्यों होता है। आयुर्वेद में इसे कई अलग अलग तरह की दिक्कतों में फायदेमंद माना गया है, जैसे कि सांस से जुड़ी परेशानियां मतलब कास और श्वास, अलग अलग तरह के बुखार यानी ज्वर में, हृदय की कमजोरी के लिए जिसे हृदौर्बल्य कहते हैं, और यहाँ तक कि मानसिक और भावनात्मक दिक्कतों यानी मनोविकार में भी इसका उपयोग बताया गया है। और अब जरा इसकी मात्रा पर गौर कीजिए। इसकी डोज बहुत ही कम होती है, सिर्फ 125 मिलीग्राम। और इसे कभी अकेला नहीं लिया जाता, इसे हमेशा एक अनुपान के साथ लेते हैं। अनुपान मतलब एक वेकल या वाहक, जैसे शहद, मक्खन या दूध। और ऐसा माना जाता है कि ये अनुपान दवा के असर को कई गुना बढ़ा देता है और उसे शरीर में सही जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। तो पारंपरिक तौर पर ये काम कैसे करती है? देखिए, इसके 3 मुख्य गुण बताए गए हैं। एक तो ये शीतल है, मतलब ये शरीर की बढ़ी हुई गर्मी, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, उसे शांत करती है। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन को कम करती है। और तीसरा, इसमें रीजुविनेटिंग गुण हैं, जो टिश्यू रिपेयर और शरीर की वाइटैलिटी को बढ़ावा देते हैं। तो ये तो हो गई पारंपरिक समझ की बात। अब बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं कि जब इस सदियों पुरानी तैयारी को आज के मॉडर्न माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो क्या नतीजे सामने आए। तो यहाँ 2 नई स्टडीज की बात करते हैं। पहली स्टडी का फोकस था इसकी क्वालिटी पर, और उसमें पाया गया कि ये जो बनाने का पूरा प्रोसेस है वो इसके पार्टिकल्स के साइज को बहुत बहुत ज़्यादा छोटा कर देता है। और दूसरी स्टडी में इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज किया गया और ये कंफर्म हुआ कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट है, वो भी नैनो पार्टिकल फॉर्म में। 79.93 नैनोमीटर, 79.93 nm। अब ये नंबर शायद सुनने में बस एक छोटा सा आंकड़ा लगे, पर ये वाकई में हैरान कर देने वाला है।
स्टडी में पता चला कि ये प्रक्रिया पार्टिकल साइज को 700 नैनोमीटर से भी ज्यादा से घटाकर इतना छोटा कर देती है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पारंपरिक पुट प्रक्रिया असल में एक तरह की एंशिएंट नैनो टेक्नोलॉजी थी। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया सिर्फ मोती को शुद्ध ही नहीं करती, बल्कि उसके जो मुख्य मिनरल हैं उसको शरीर के लिए ज्यादा अवेलेबल और इजीली अब्सॉर्बेबल बना देती है। तो फाइनल प्रोडक्ट में है क्या? ये डोनट चार्ट हमें फाइनल भस्मा की केमिकल कॉम्पोजिशन दिखा रहा है। इसमें मुख्य रूप से है कैल्शियम करीब 45%, ऑक्सीजन करीब 41.5% और कार्बन करीब 12.5%। और ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही केमिकल फॉर्मूला है। तो कुल मिलाकर साइंस हमें क्या बता रहा है? यही कि ये जो सदियों पुरानी कीमिया की प्रक्रिया है, ये असल में मोती को कैल्शियम कार्बोनेट नैनो पार्टिकल्स में बदल देती है। ये ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस का एक कमाल का मेल है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी प्राचीन विधियों में एडवांस्ड मटेरियल साइंस के प्रिंसिपल्स छुपे हुए थे। और देखिए ये साइंटिफिक फाइंडिंग वापस हमारी पारंपरिक समझ से कैसे जुड़ती है। जैसा कि सोर्स टेक्स्ट में भी कहा गया है कि इसके असर का कारण इसकी बनावट ही है, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट कर सकती है और टिश्यू रिपेयर में मदद कर सकती है। और जाहिर है जब पार्टिकल्स नैनो साइज्ड के होंगे तो वो शरीर में और आसानी से अब्जॉर्ब होंगे, जिससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब प्राचीन कीमिया को आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखा जाता है तो हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि ज्ञान के कुछ रूप सदियों पुराने जरूर हो सकते हैं, पर वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। बस हमें उन्हें समझने और परखने के लिए सही नजरिए और सही टूल्स की जरूरत होती है।